नमस्कार। आज 27 दिसंबर है। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सब टॉपिक में तोड़ेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे और क्या-क्या फैक्टर्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मैं स्वयं के हित के लिए बनाता हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपको अगर अच्छे से समझना है तो किसी अन्य वीडियो में आप या किसी और टीचर्स की वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आक्रामक मच्छर प्रजाति, भारत के 2030 मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य के लिए खतरा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। भारत का मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य, भारत ने यह प्रतिबद्धता ली है कि 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करेगा। 2027 तक स्वदेशी मलेरिया के 0 मामले हासिल करेगा। ये लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति के अनुरूप है। भारत वर्तमान में पूर्व उन्मूलन चरण में है, जिसका अर्थ है कुल मिलाकर मलेरिया का बोझ कम है। संक्रमण कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित है। रिपोर्ट में उजागर किया गया नया खतरा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार शहरी मलेरिया एक राष्ट्रीय चिंता के रूप में उभरा है। इसका मुख्य कारण आक्रामक मच्छर प्रजाति एनोफिलीज स्टेफेंसी है। एनोफिलीज स्टेफेंसी एक गंभीर चिंता क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं। मूल रूप से पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। कौन? एनोफिलीज स्टेफेंसी। अब भारत में इसे आक्रामक या इनवेजिव प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पारंपरिक मलेरिया वाहकों के विपरीत यह शहरी वातावरण में अच्छी तरह पनपता है। प्रजनन व्यवहार की बात करें, यह कृत्रिम जल संग्रह स्थलों में पनपता है, जैसे ओवरहेड टैंक हो गया, पानी की टंकियाँ होती हैं, टायर हो गया, उसमें पानी भर गया है ना, निर्माण स्थल पर पानी भर गया है या कोई तालाब वगैरह कुछ भी है, तो इस तरीके से है ना। इसके शहरी और शहरी क्षेत्र उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बन जाते हैं। रोग संचरण यह निम्न का प्रभावी वाहक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अधिक गंभीर मलेरिया, और प्लाज्मोडियम विवैक्स, बार बार होने वाला मलेरिया। शहरी मलेरिया, शहर क्यों अधिक संवेदनशील है? ग्रामीण मलेरिया की तुलना में शहरी मलेरिया विशेष चुनौतियां प्रस्तुत करता है। पहला, अधिक जनसंख्या घनत्व है शहरों में। दूसरा, अनौपचारिक बस्तियां और झुग्गियां हैं, गंदगियां हैं, नलियां हैं ना, नालियां हैं, आप देख सकते हैं। निर्माण गतिविधियां हैं। खंडित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था, जल भंडारण का कमजोर नियमन। इसलिए शहर विशेष निगरानी और वेक्टर नियंत्रण रणनीति की आवश्यकता होती है, न कि ग्रामीण क्षेत्रों जैसी एक सामान्य रणनीति की। भारत में लगातार उच्च बोझ वाले क्षेत्र, राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद स्थानीय कारणों से कुछ क्षेत्रों में मलेरिया बना हुआ है। उच्च बोझ वाले राज्य उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक फैक्टर याद रखिएगा, इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम। ऊटीएम है ना, एटीएम और ऊटीएम। जो ऊटीएम है, इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। बने रहने का कारण क्या है? कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, जनजातीय और वन क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, पेशागत जोखिम, जनसंख्या का आवागमन। सीमा पार संक्रमण की चुनौतियाँ, मलेरिया का संक्रमण सीमाओं के पार से जारी है, विशेष रूप से म्यांमार, बांग्लादेश या पूर्वोत्तर भारत की सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। यह निम्न की आवश्यकता को रेखांकित करता है: क्षेत्रीय सहयोग, सीमा पार रोग निगरानी। बिना लक्षण वाले संक्रमण एक छिपी हुई समस्या है। कई संक्रमित व्यक्ति कोई लक्षण नहीं दिखाते, फिर भी संक्रमण के स्रोत बन जाते हैं। इससे पहचान करना कठिन हो जाता है, निम्न स्तरीय संक्रमण बना रहता है। इसलिए सक्रिय निगरानी अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर प्रवासी आबादी में, जनजातीय क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में।
अब तक प्रगति की अगर हम बात करें, मलेरिया बोझ में गिरावट प्रमुख उपलब्धियां। मलेरिया के मामले 11,70,000 से घटकर 2,27,000 रह गए हैं 2024 में। 2015 में कितना था? 11.7 लाख, और 2024 में कितना हो गया? 2.27 लाख। मौतों में 78% की कमी आई है। यह निम्न की सफलता को दर्शाता है: वेक्टर नियंत्रण, निदान, उपचार कार्यक्रम। रिपोर्ट में पहचानी गई प्रमुख चुनौतियां क्या है? निजी स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा असंगत रिपोर्टिंग, सीमित कीट विज्ञान, वेक्टर क्षमता, दवाओं और कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध, दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में संचालन संबंधी कमियां। कभी कभी इनकी कमी, जांच उपकरण, मलेरिया रोधी दवाएं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट ने 3 तीर्थ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा, वेक्टर निगरानी को बेहतर बनाना पड़ेगा। तीसरा, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता में सुधार। संचालनात्मक अनुसंधान की भूमिका। इसे एक प्रमुख सहायक तत्व के रूप में पहचाना गया है जो मदद करता है साक्ष्य आधारित रणनीतियां बनाने में, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हस्तक्षेपों को ढालने में, उन्मूलन प्रयासों को तेज करने में। अब हम रिवीजन पॉइंट में इसी में भी देख सकते हैं कि क्या फैक्टर हमने अभी पढ़ा, जो इसका रिवीजन करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो लक्ष्य क्या है? 2030 तक मलेरिया उन्मूलन करना है, 2027 तक स्वदेशी मामलों को शून्य करना है। मुख्य खतरा क्या आ रहा है? जो एनोफिलीज स्टेफेंसी है, जो आक्रामक प्रजाति है, इसने खतरा को बढ़ा दिया। नई चुनौतियां, शहरी मलेरिया, उच्च बोझ उड़ीसा, हमने क्या याद किया था? OTM, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम। सीमा पार जोखिम, म्यांमार और बांग्लादेश से। मुख्य मुद्दे, बिना लक्षण वाले मामले, प्रतिरोध, निगरानी में कमी। आगे की राह, मजबूत निगरानी, वेक्टर नियंत्रण, संचालनात्मक अनुसंधान। सामाजिक अभिशाप, भारत में बाल विवाह। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक अभिशाप है क्या भारत में बाल विवाह? समझने की कोशिश करते हैं क्या है बाल विवाह। एक गंभीर समस्या क्यों है भारत में? बाल विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जिसमें पति या पत्नी में से कोई एक 18 वर्ष से कम आयु का हो। भारत में महिलाओं के लिए कानूनी आयु। यह एक सामाजिक अभिशाप है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों पर, शैक्षिक उपलब्धि पर, गरीबी उन्मूलन पर, लैंगिक समानता पर। देखिए, जब एक महिला की 18 से कम उम्र या 18 भी उम्र, 18, आप भारत की सामाजिक संरचना को देखने का प्रयास कीजिए। 18 साल की उम्र में एक फीमेल शायद 12th पास कर चुकी होती है ना? तो 12th में क्या परिपक्वता होती है एक इंसान की, आप समझ पा रहे हैं? और उसी अवस्था में माँ बन जाना, शादी विवाह कर देना, ये कितनी मूर्खतापूर्ण बातें आपको नहीं लगती? और दूसरी चीज़, बॉडी मैच्योर नहीं है ना? शैक्षिक उपलब्ध नहीं, गरीबी, ये सारी चीज़ें हैं ना? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की प्रतिबद्धता ली है। अब अगर प्रतिबद्धता 2030 तक है, तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमारी स्थिति क्या है। जब मुझे अपनी स्थिति की जानकारी रहेगी, तभी तो मैं बताऊंगा ना कि 2030 तक क्या हो पाएगा। अब तक की प्रगति क्या है? गिरावट, लेकिन असमान रुझान। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति, बाल विवाह में कमी, लगातार कमी आई है। यानी 2005-6 में हमारी स्थिति क्या थी पता? 47.4% बाल विवाह होते थे, और वो घटकर 2019-21 में 23.3% रह गए हैं। ठीक है, यह दर्शाता है बेहतर जागरूकता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, कल्याणकारी हस्तक्षेप। असमान वास्तविकता, भारत की बड़ी जनसंख्या, 140 करोड़, और विविधता के कारण
प्रगति राज्यों और सामूहिक समूहों में काफ़ी अलग-अलग है। कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह अब भी गहराई से जड़ें जमाए हुए है। बाल विवाह का मूल कारण क्या है, आप समझ पा रहे हैं? क्यों ये इतनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुका है? इसे समझना पड़ेगा हमें। उच्च बोझ वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। सर्वाधिक प्रचलन वाले राज्य 18 से 29 वर्ष की महिलाएं, पश्चिम बंगाल, बिहार। अन्य राज्य जहां मामले अधिक हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यूपीएससी की जब हम इनसाइट देखने की कोशिश करते हैं, क्षेत्रीय असमानताएं नीति के इरादे और जमीनी क्रियान्वयन के बीच खाई को दर्शाती हैं। एक स्थान पर बाल विवाह न्यूनतम हो चुका है या कहें हम खत्म हो चुका है, और दूसरे स्थान पर अभी भी कुछ उसके केसेस हैं। ये अपने आप में क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो हमने नीतियां बनाई हैं, जो हमने मानवता के हित में लोगों को जागरूकता करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, उस इरादे में और उसके जमीनी क्रियान्वयन के बीच बहुत खाइयां नजर आती हैं। इरादे के रूप में तो कानून में तो हमने संविधान में संशोधन करके या कुछ भी करके कानून बना दिया संसद में, लेकिन क्या जिस इरादे के साथ उस कानून को निर्मित किया गया है, क्या वही इरादे को धरातल पर लाने के लिए अधिकारी काम भी कर पा रहे हैं, या फिर जो भी हितधारक हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उस तरीके से काम कर पा रहे हैं? प्रश्न ये उठता है। आगे समझते हैं बाल विवाह, गरीबी और शिक्षा के बीच संबंध। बाल विवाह का होना एक, इसमें आर्थिक पहलू और शिक्षा का कितना महत्व है? राजनीतिक पहलू भी है क्या कुछ? क्या मनोविज्ञान भी कुछ कहता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे फैक्ट की बात करेंगे। मैं देखो प्रश्न यहाँ पर उठाऊंगा जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे फैक्ट की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या घोष के विश्लेषण से मजबूत संबंध सामने आते हैं। गरीबी से संबंध, सबसे गरीब परिवारों की 40% लड़कियों का विवाह 18 से पहले हुआ। ये डाटा क्या बोलता है? जो डेटा है हमारा वो क्या बोलता है कि सबसे गरीब हैं उसमें 40%, जो भी जितना बाल विवाह हुआ है उसका 40% कहाँ से हुआ है? गरीब परिवारों से हुआ, जबकि सबसे अमीर परिवारों में यह केवल 8% है। शिक्षा से संबंध, बिना शिक्षा वाली 48% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों में यह केवल 4% है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप शिक्षा ले ही रहे हो, देखो बहुत ही असामान्य हो जाता है कि जो इतनी रूढ़िवादी संस्कृति है, हमारी समाज है, विवाह के बाद कौन ही पढ़ पाता है ना? तो स्वाभाविक सी बात है, जितने 18 से बाद पढ़ाई भी कर रहा है, जो बीए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है वो उसकी उम्र तो 18 से प्लस हो ही जाएगी ना। निष्कर्ष की बात करते हैं। बाल विवाह निम्न का कारण है भी है और परिणाम भी। गरीबी, कम शिक्षा और लैंगिक असमानता। कानूनी ढांचा और उसकी सीमाएं क्या हैं? प्रमुख कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 मुख्य कानून है। क्रियान्वयन में कमियां देखने को नजर आती हैं। अपराध आंकड़े दिखाते हैं कानून का कम उपयोग हुआ है, दोष सिद्धि की कम दर, यह संकेत देता है कमजोर प्रवर्तन। सामाजिक स्वीकृति का कानूनी मानदंडों पर हावी होना, कड़े कानूनों से जुड़ी चिंताएं। कड़े बाल संरक्षण कानूनों के बिना लचीलापन प्रयोग अनचाहे प्रभाव डालता है। अपराधीकरण का डर, नाबालिग लड़कियों का औपचारिक स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहना, असुरक्षित और अपंजीकृत चिकित्सा सहायता का सहारा लेना। नैतिकता और जीएस 2.0 सेकेंड दृष्टिकोण, कानून बनाम सामाजिक वास्तविकताएं, संवेदनशील प्रवर्तन की आवश्यकता। है ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल, डेवलपमेंटल, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, हेल्थ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? बाल विवाह के स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम, अनेक जोखिम, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, कम उम्र में गर्भधारण से खतरा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी के चक्र को मजबूत करता है। ये कथन अपने आप में क्या दर्शा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली
चक्र को मजबूत करते हैं। सरकारी पहल और कमियां। हाल की पहल बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के साथ 1 वर्ष पूरा किया। व्यवहार परिवर्तन पर जोर। मौजूदा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा और जीवन सुरक्षा पर केंद्रित। उजागर हुई कमियां। केवल प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है स्कूलों में स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, समुदाय स्तर पर भागीदारी या सहभागिता। उधर पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन मौजूद है, फिर भी बाल विवाह की दर अधिक है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य गर्ल्स नॉट ब्राइड्स के अनुसार 17 में से 9 एसडीजी बाल विवाह समाप्त किए बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ये पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। यह दिखाता है कि बाल विवाह का प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन। आगे की राह। नीति और व्यवहार के बीच सेतु। बाल विवाह समाप्त करने के लिए भारत को मूल कारणों से निपटना होगा। गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, सामुदायिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन। बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अनिवार्य है। अगर हमें रिवीजन करना है तो लक्ष्य क्या है? 2030 तक बाल विवाह समाप्त करना है। रुझान राष्ट्रीय स्तर पर कमी, राज्यों में असमानता, उच्च बोझ वाले राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा। मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा की कमी, लैंगिक असमानता। कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। स्वास्थ्य प्रभाव, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर। आगे की राह, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, सामुदायिक सहभागिता। ये तो तथ्य हैं, ये फैक्ट है, लेकिन क्या और क्या क्या कारण हो सकते हैं बाल विवाह के? आप समझ पा रहे हैं कि बाल विवाह के क्या कारण हो सकते हैं? एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ प्रेम होना, क्या प्रेम की परिणत बाल विवाह हो सकती है? आप समझ पा रहे हैं? लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या कोई किसी से प्रेम करता है, तो क्या वो प्रेम बाल विवाह का रूप तो नहीं ले सकता ना, कि बच्ची को समझ नहीं और आप उसको एक ऐसे परिवेश में डाल दिए हो जहाँ उसको अपने जीवन मुझे पता ही नहीं है सेक्सुअल क्या होता है ना, लैंगिक चीज़ें क्या होती हैं, सेक्स के बारे में जानकारी नहीं है, उसका शोषण हो रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसको किस ज़िंदगी किस नरक में डाला जा रहा है। कैसे? प्रेम तो नहीं है ना रिश्ते में। क्या एक सामाजिक रूढ़ी बन चुकी है? लोगों की सोच कैसी है, ज़िम्मेदारी समझने लगे हैं, या फिर ये समाज के डर की परिणति तो नहीं है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, इच्छाएँ समाज की होती हैं लड़के की, और लड़की पैदा हो जाती है, पैदा हो गई तो समाज के डर से, कानून के डर से उसे, है ना, गर्भपात वगैरह या जो भी है ना, बाद में मारा नहीं जा सकता। तो अंततः छुटकारा पाने के लिए का ये प्रभाव हो सकता है। हम प्रश्न कर रहे हैं, हम कोई जस्टिफिकेशन या जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और क्या क्या हो सकता है? बहुत से रीजन हो सकते हैं। गरीबी कारण हो सकती है क्या? फैक्ट तो यही कह रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औसत में गिरावट के बावजूद बाल विवाह भारत में एक प्रमुख सामाजिक चुनौती बना हुआ है। इसकी दृढ़ता के लिए जिम्मेदार सामाजिक आर्थिक कारकों की जांच करें और नीतिगत इरादे और जमीनी स्तर के परिणामों के बीच की खाई को पाटने के उपाय सुझाएं। हम समझते हैं थोड़ा सा उत्तर कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, भारत में बाल विवाह एक गहरी सामाजिक समस्या बनी हुई है। भले ही पिछले 2 दशकों में इसकी व्यापकता में काफ़ी गिरावट आई है, जबकि राष्ट्रीय डेटा प्रगति दिखाता है। यह अभ्यास क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक समूहों के में असमान रूप से बना रहता है, जिससे संरचनात्मक चुनौतियों का पता चलता है। दृढ़ता के लिए जिम्मेदार कारक। गरीबी गरीबी परिवार या गरीब परिवार
अक्सर कम उम्र में शादी को आर्थिक बोझ को कम करने के लिए एक रणनीति के रूप में देखते हैं। डेटा सबसे कम वेल्थ क्विंटलाइज के बीच बहुत अधिक प्रसार दिखाता है। शिक्षा की कमी, कम या बिना शिक्षा वाली लड़कियों की शादी जल्दी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि स्कूली शिक्षा शादी में देरी करती है और आकांक्षाओं को बढ़ाती है। लैंगिक असमानता, पितृसत्तात्मक मानदंड लड़कियों की स्वायत्तता, शिक्षा और रोजगार पर कम उम्र में विवाह को प्राथमिकता देते हैं। कानून का कमजोर प्रवर्तन, बाल विवाह निवारण अधिनियम 2006 सामाजिक स्वीकृति और कलंक के डर के कारण कम रिपोर्टिंग और दोष सिद्धि डर से ग्रस्त है। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, माता पिता अक्सर विवाह को लड़कियों को सामाजिक असुरक्षा से बचाने के साधन के रूप में देखते हैं। कहीं ऐसा ये वाला पॉइंट आप देखिएगा क्या, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी, बाहर कोई दुर्घटना ना घट जाए इसलिए घर में प्रतिपल मानसिक शारीरिक रूप से दुर्घटना होने के लिए बच्चों को बाल विवाह की कड़ी में जोड़ दिया जाता है कि जाओ बाहर कोई अपराध ना हो, घर में तुम्हारा शोषण होगा, शोषण। इतनी मानसिकता देखिए आप। नीति अभ्यास अंतर को पाटने के उपाय, विशेष रूप से लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को मजबूत करना, स्कूलों में लड़कियों को बनाए रखने के लिए स्वच्छ शौचालय और सुरक्षित परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार करना, विशिष्ट रूप से दंडात्मक दृष्टिकोण से समुदाय आधारित कानूनों के संवेदनशील प्रवर्तन में बदलाव, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और लैंगिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों को बहुक्षेत्रीय ढांचे में एकीकृत करना, कमजोर समुदाय का लक्षित करने वाले निरंतर व्यवहार परिवर्तन अभियानों को बढ़ावा देना, बाल विवाह को समाप्त करना, न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए बल्कि व्यापक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। UIDAI सितंबर तक पूर्ण सेवा आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 473 करेगा। क्या है UIDAI, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि, UIDAI और आधार क्या है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है, याद रखिएगा ये, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के अंतर्गत। यह आधार जारी करने के लिए जिम्मेदार है, जो एक बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार क्या है? एक बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार है पहचान और निवास का प्रमाण, नागरिकता का प्रमाण नहीं है आधार, ये याद रखिएगा। घोषणा क्या है? UIDAI वयस्कों के लिए पूर्ण सेवा आधार नामांकन और अपडेट केंद्रों का विस्तार करेगा। 88 केंद्र से 473 केंद्र सितंबर 2026 तक की घोषणा की गई है। यह घोषणा है ना, हम यू की बात करें, के CEO भुवनेश कुमार द्वारा की गई। इस विस्तार की आवश्यकता क्यों है? वयस्कों के लिए सीमित पहुंच, बच्चों का नामांकन डाकघरों में किया जा सकता है। वयस्कों के लिए फिलहाल कम नामांकन अपडेट विकल्प उपलब्ध हैं। कई वयस्कों को कई जिलों तक यात्रा करनी पड़ती है, देरी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। वे सेवाएं जिनके लिए भौगोलिक उपस्थिति आवश्यक है, कुछ अपडेट ऑनलाइन होते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक बदलाव निर्धारित सीमा से अधिक परिवर्तन इनके लिए पूर्ण सेवा केंद्र पर जाना अनिवार्य है। यह विस्तार सुलभता, समावेशन और सेवा प्रदान की सहजता बढ़ाता है। नियोजित कवरेज रणनीति, यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर 2 जिलों में कम से कम एक पूर्ण सेवा आधार केंद्र हो, भले ही वयस्क नामांकित लोग आबादी का छोटा प्रतिशत हो। भारत की विशाल जनसंख्या में यह संख्या फिर भी लाखों लोगों की होती है।
प्रौद्योगिकी का उपयोग गूगल के साथ एकीकरण। गूगल के साथ मिलकर गूगल मैप्स पर आधार केंद्रों को के स्थान दिखाएगा। इससे केंद्रों को ढूंढना आसान होगा, नागरिकों का खोज और यात्रा खर्च कम होगा। फील्ड सत्यापन और अवैध आव्रजन से जुड़ी चिंताएं। हालिया नीति परिवर्तन। अब वयस्कों के लिए आधार केवल फील्ड सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा, जो जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। अब वयस्कों के लिए वयस्क आवेदकों के प्रमुख समूह एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वे विदेशी नागरिक जिनके माता पिता भारतीय हों या विवाह से संबंध उन्हें ओसीआई बोलते हैं। महत्वपूर्ण स्पष्टता। आधार भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है, नागरिकता सिद्ध नहीं करता। यह आंतरिक सुरक्षा और शासन से जुड़ी बहसों के लिए प्रासंगिक है। डेटा की शुद्धता। जन्म तिथि परिवर्तन पर प्रतिबंध। यू की चिंता। जन्म तिथि में बार बार बदलाव डेटाबेस की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। नया नियम। एक बार सुधार की अनुमति होगी, इसके साथ लिपिकीय त्रुटि स्वीकार करने वाला शपथ पत्र। दूसरे सुधार की अनुमति नहीं होगी। कानूनी चेतावनी। जो माता पिता जानबूझकर बच्चों की जन्मतिथि गलत दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। एक मामले का उल्लेख यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। शासन और नैतिक आयाम संतुलन बनाया। आसान पहुंच बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। नागरिक सुविधा बनाम डेटा की प्रामाणिकता। यह दर्शाता है मजबूत सत्यापन तंत्र का महत्व। डिजिटल शासन में जवाबदेही। डिवीजन। पूर्ण सेवा आधार केंद्रों का विस्तार करेगा 88 से 473 सितंबर 2026 तक। समय सीमा वही। उद्देश्य हर 2 जिलों पर एक केंद्र। वयस्क आधार के लिए भौतिक केंद्र। आवश्यक बायोमेट्रिक से बड़े नाम परिवर्तन। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है। फील्ड सत्यापन। अवैध आव्रजन चिंताओं के कारण शुरू। अवैध जो प्रवासन होता है, आव्रजन या प्रवासन एक तरीके से। जन्म तिथि सुधार। डेटा की शुद्धता के लिए तकनीक का उपयोग। एक क्वेश्चन है, पीवाई को समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नागरिकता के रूप में यह भी हमने देखा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। एक बार जारी होने के बाद जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा आधार संख्या को निष्क्रिय या छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। ये मिसाइल क्या है, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं। हालिया परीक्षण। भारत ने हाल ही में K4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में स्थित परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत से किया गया। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह परीक्षण भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। K4 मिसाइल क्या है? इसे कलाम 4 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मुख्य रूप से अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी 4 K4 मिसाइलें ले जा सकती है। K4 मिसाइल का विकास किसने किया? इसका स्वदेशी विकास DRDO द्वारा किया गया है। यह दर्शाता है भारत का जोर रणनीतिक वैधता पर है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर है।
K4 मिसाइल की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं: मारक क्षमता और प्रणोदन। मारक दूरी 3500 किलोमीटर। दो चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल है। ये लाभ: त्वरित प्रणोदन, आसान भंडारण होता है, अधिक विश्वसनीयता। कोल्ड लॉन्च क्षमता: K4 को पानी के भीतर से कोल्ड लॉन्च किया जा सकता है। पहले मिसाइल को बाहर निकाला जाता है। पनडुब्बी से बाहर आने के बाद इंजन प्रज्वलित होता है। लाभ: पनडुब्बी की सुरक्षा बढ़ती है, पहचान की संभावना कम होती है, जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है। मार्गदर्शन और सटीकता: इसमें उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता मिलती है जीपीएस नाविक भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली। यह सुनिश्चित करता है उच्च सटीकता, विदेशी प्रणालियों पर कम निर्भरता। मिसाइल रक्षा से बचाव: इसमें पैंतरेबाजी करने की क्षमता है। पैंतरे मतलब वही चीज़, थोड़ा ट्रांसलेशन गलत हुआ। वाहन पथ बदल सकती है अपनी, जिससे इसे रोकना कठिन हो जाता है। इससे मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विरुद्ध इसकी प्रभावशीलता बढ़ती है। ये है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। K4 मिसाइल का रणनीतिक महत्व: परमाणु त्रिकोण को मजबूत करना। भारत का परमाणु त्रिकोण निम्न से बना है: भूमि आधारित मिसाइलें, वायु और समुद्र, तीन है। K4 जैसी है ना, इसमें है। K4 त्रिकोण के तीसरे और सबसे सुरक्षित घटक को मजबूत करता है। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, द्वितीय प्रहार क्षमता सुनिश्चित करता है। यदि भूमि और परमाणु आधारित संसाधन नष्ट हो जाएं तो पनडुब्बी जवाबी हमला कर सकती है। K4 जैसी SLBM क्यों महत्वपूर्ण है? पनडुब्बियां होती हैं, पहचानना कठिन है, अत्यंत सुरक्षित होती हैं। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रदान करती हैं निरंतर प्रतिरोधक क्षमता, रणनीतिक स्थिरता। इसलिए K4 भारत की परमाणु प्रतिरोधक नीति की आधारशिला है। रिवीजन करते हैं, K4 या कलाम 4 क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। मारक क्षमता इतनी है, प्लेटफॉर्म अरिहंत श्रेणी पनडुब्बियां हैं, DRDO ने विकसित किया है। फिर कोल्ड लॉन्च। नेविगेशन की बात करते हैं, ये है रणनीतिक भूमिका, समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध और द्वितीय प्रहार क्षमता को मजबूत करना। कैमेलिया साइनेंसिंग और चाय की परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं। कैमेलिया लाइसेंसिंग समाचार में क्यों? हाल ही में भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि किसी पेय को कानूनी रूप से चाय तभी कहा जा सकता है जब वह कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त हो। क्वेश्चन बन सकता है कि कैमेलिया साइनेंसिस क्या है? यह एक पौधा है। किसका पौधा है? चाय का। यह स्पष्टता महत्वपूर्ण है खाद्य विनिमय के लिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए। हर्बल या फ्लेवर वाले पेयों को चाय कहकर गलत उपयोग रोकने के लिए। कैमेलिया साइनेंसिस क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस चाय का पौधा है। यह थिएसी कुल से संबंधित है ना। यह निम्न सभी प्रकार की चाय का एकमात्र वनस्पति स्रोत है: ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी, व्हाइट टी। प्रमुख बिंदु: हर्बल चाय जैसे तुलसी चाय, कैमोमाइल चाय आदि कैमेलिया साइनेंसिस से नहीं बनती, इसलिए कानूनी रूप से वे चाय नहीं मानी जाती। वनस्पति या विशेषताएं है ना, वनस्पति विशेषताएं प्रारंभिक परीक्षा उनमें। पौधे का प्रकार झाड़ी या सदाबहार वृक्ष। ऊंचाई अधिकतम 16 मीटर। खेती में आमतौर पर छोटा रखा जाता है। पत्तियां चाय बनाने के लिए कोमल पत्तियां और कलियां उपयोग की जाती हैं। भूभाग: जल निकास के लिए पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है। कैमेलिया साइनेंसिस के लिए जलवायु आवश्यकता है। आदर्श उगाने की परिस्थितियां: घटक तापमान 15 से 23 डिग्री सेल्सियस उत्तम होता है। जलवायु गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर समान रूप से वितरित। मिट्टी हल्की, अम्लीय, कैल्शियम रहित।
छिद्रदार भूभाग, ढलान वाली भूमि, जल भराव से बचाव। इससे समझ आता है कि चाय के बागान पहाड़ी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं। प्रजनन संबंधी विशेषताएं, वनस्पति विज्ञान दृष्टिकोण। फूल पण और उभयलिंगी होते हैं। फूल पण और उभयलिंगी होते हैं, इनमें दोनों होते हैं, नर भाग, मादा भाग। यह महत्वपूर्ण है बीज निर्माण के लिए, चाय की किस्मों के आनुवंशिक सुधार के लिए। चाय की खेती का वैश्विक वितरण मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के उपोष्ण और गर्म समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन, भारत, बांग्लादेश, भूटान, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। कैमेलिया साइनेंसिस से बनने वाली चाय के प्रकार। अंतर पौधों में नहीं बल्कि प्रसंस्करण में होता है। ग्रीन टी, ऑक्सीकरण रोका जाता है, पत्तियों को जल्दी गर्म किया जाता है, भाप देना या कढ़ाई में भूनना। हरा रंग और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षित रहते हैं। उलोंग टी आंशिक रूप से ऑक्सीकृत स्वाद और रंग ग्रीन और ब्लैक टी के बीच। ब्लैक टी पूरी तरह से ऑक्सीकृत, गहरा रंग, तीखा स्वाद, भारत में सबसे अधिक पी जाने वाली चाय। व्हाइट टी न्यूनतम प्रसंस्करण, अक्सर केवल मुरझाकर सुखाई जाती हैं, हल्का स्वाद, उच्च मूल्य। ये सभी चाय एक पौधे से बनती है, अंतर केवल प्रसंस्करण का होता है। भारत के लिए महत्व। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। चाय सहारा देती है बागान आधारित अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण रोजगार को, निर्यात आय को। कसाई की स्पष्टता सुरक्षित करती है असली भारतीय चाय उद्योग के उपभोक्ता से भरोसे की। हम रिवीजन के लिए क्या करते हैं। चाय का स्रोत पौधा कैमेलिया साइनेंसिस, कुल थिएसी, कसाई स्पष्टता। केवल इसी पौधे से बने पी को चाय कहा जाएगा। 15 से 23 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर। मिट्टी अम्लीय, कैल्शियम रहित, यानी कैल्शियम की मात्रा नहीं होनी चाहिए। चाय के प्रकार ग्रीन, ब्लैक, उलोंग, व्हाइट। प्रसंस्करण पर आधारित है, पेड़ की पत्तियों पर नहीं आधारित है। भारत प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक।